नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा हिंदी विभाग से भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भाषा वैज्ञानिक अनुसंधान क्या होता है। तो भाषा अनुसंधान का अर्थ क्या है, भाषा अनुसंधान की परिभाषा और भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धति। आज ये 3 पॉइंट पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भाषा अनुसंधान होता क्या है। तो जैसे हम अनुसंधान को तो जानते हैं कि अनुसंधान अथवा शोध उस प्रक्रिया या उसका नाम है जिसमें बोध पूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का हम संकलन कर हम सूक्ष्मग्राही और विवेचक बुद्धि को उसके अवलोकन या निरीक्षण करके नए तथ्यों और सिद्धांतों को हम उद्घाटित करते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अज्ञान जो वस्तुएं हैं, तथ्य या सिद्धांतों को हम स्वीकार कर बोधपूर्वक हम क्रिया ही अनुसंधान है। तो सिद्धांतों के आविष्कार की यह बोधपूर्ण क्रिया जिसमें अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्र और अपनी भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, तकनीकी अनुसंधान हो गया, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, उसी प्रकार से भाषिक अनुसंधान भी होते हैं। जिसमें से हम भाषा अनुसंधान की बात करें तो हम उसमें अनेक पहलू आते हैं। इन पहलुओं को अगर हम विचार विमर्श करते हैं तो उसमें किस प्रकार से सांस्कृतिक पहलुओं की भी बात करते हैं, जिसमें शोध पत्र आगे जाके सांस्कृतिक संदर्भ हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से शोध आलेख कर सकते हैं। भाषिक अनुसंधान में सांस्कृतिक संदर्भ भी अपने आप में महत्व रखते हैं। तो भाषा अनुसंधान होता क्या है, तो जिसमें भाषा अनुसंधान केवल भाषा ही नहीं है, वह संस्कृति भी अनुसंधान होता है। मतलब वो संस्कृति का भी एक अभिन्न अंग हम कह सकते हैं भाषा है। भाषा के अभिन्न अंगों में हम संस्कृति के दोनों पक्षों को हम देखते हैं, तो एक को भी हम छोड़ नहीं सकते। अगर एक पक्ष को हम छोड़ देते हैं तो दूसरा भी वह पक्ष एक मृत सा हमें अभिप्राय होगा। इसलिए दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए हम भाषा अनुसंधान करते हैं। भाषा का महत्व हमारी संस्कृति से है, इसलिए इस शोध आलेख में हम भाषा और संस्कृति दोनों के एक दूसरे के पूरक रूपों को देखकर हम विचार विमर्श करते हैं कि भाषा अनुसंधान करते समय हमें भाषा के अंगों को समझना बहुत आवश्यक है। तो भाषा के अंग क्या क्या हो गए कि किस प्रकार से भाषा का निर्माण हुआ, तो जिसमें हम देखते हैं स्वर हो गया, व्यंजन, शब्द और शब्दों की रचना, वाक्य निर्माण या वाक्य के पद और वाक्य रचना, अर्थ प्राप्ति, अर्थ परिवर्तन, ये सब हमारे भाषा विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि किस प्रकार से शब्द हो गए, वाक्य हो गए, अर्थ हो गए, रूप, पद, ये सभी का हम यहाँ पर किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से व्याकरण, लिपि और इनका समावेश हमारे भाषा में हमें दिखता है। तो इसी सभी से हम देखते हैं कि भाषा अनुसंधान के अंगों को समझने के बाद ही हम उसकी जरूरत को प्रयोग करके हम संस्कृति और साहित्यिक संदर्भों को हम समझ के एक संस्कृति का रूप स्पष्ट हम कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि भाषा अनुसंधान हमारी संस्कृति की एक शारीरिक और मानसिक शक्ति का एक और उसके परीक्षण और दृष्टिकोण के विकास अथवा उसके एक उत्तम अवस्था देने का काम वह करती है। तो भाषा विज्ञान में अध्ययन करके हम किस प्रकार से शब्द, रूप, वाक्य, ध्वनि और अर्थ में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि भाषा अनुसंधान में। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको कि भाषा अनुसंधान की परिभाषा क्या है। भाषा अनुसंधान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हुए हम उसके सिद्धांतों को अगर हम केवल एक ही भाषा की उत्पत्ति के माध्यम से या उसके संबंध से हम देखते हैं तो भोलानाथ तिवारी विद्वान क्या कहते हैं, इस पर एक परिभाषा लिखे भोलानाथ तिवारी, जो कि भाषा विज्ञान के बहुत ही जनक के रूप में थे। उनकी पुस्तक पढ़ने से तो आपको भाषा विज्ञान की पूरी संपूर्ण जानकारी उसमें मिल जाएगी। पूरा एक संग्रह है, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो वो लिखते हैं कि संस्कृति भाषा तथा उसके व्याकरण के मूल आधार, जिस प्रकार से पाणिनि ने 14 जो सूत्र शिव के डमरू से निकलते हुए माने जाते हैं, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अपने जो वो विचारों को सिद्ध करते हुए भाषा की उत्पत्ति को किस प्रकार से बताए, किस प्रकार से उच्चारण होता है भाषाओं का। तो ये सारे चीज़ केवल मनुष्य ही नहीं, वह मूल भाषा और एक भाषा जब तक नहीं रहेगी तो मनुष्य को उसके
अलग पशु पक्षी और जीव जंतु से वो किस प्रकार से वह अलग नहीं हो पाएगा। भाषा ही है जो वह प्राणी या मनुष्य को वह अलग करता है, क्योंकि वह जब बढ़ता है तो उस प्रकार से किस प्रकार से सीखता है, बोलता है। तो भाषा ही वह पशुओं से उसे अलग करती है। और एक सांसारिक रूप में हम देखते हैं कि भाषा किस प्रकार से आज हमारी आवश्यकता बन गई है। तो भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत में हम देखते हैं कि वह किस प्रकार से भाषिक परिवारों से जुड़ गया है। तो भाषिक परिवारों के अंतर्गत हम देखते हैं उसका वर्गीकरण अगर होता है तो उसमें जैसे चीनी हो गया, द्रविड़ हो गया, जापानी, कोरियाई और भारोपीन आदि, ये सब हमारे भाषा परिवार के ही अनुसंधान की और उनकी संस्कृति को समझे बगैर हम नहीं कर सकते। तो ये सब हमारे जो अलग अलग भाषाएं हैं वह भी हमारे भाषा के भी हमारे तत्व हैं करके भाषिक परिवार के। भाषा विज्ञान की फिर हम देखें परिभाषा में आपको बताई। और फिर एक और भी है जो हमारे डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल क्या लिखते हैं कि भाषा विज्ञान के सिद्धांतों को आधार पर ही हम जैसे जयशीकृत हम पद्मावती ले लें तो उसमें भी बहुत सारे शब्द मूल रूप से जोड़कर हमें अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान ध्वनि और अर्थ विज्ञान के कारणों को स्पष्ट करता है। भाषा विज्ञान में विशेष रूप से भाषा के स्वरूप पर विचार किया जाता है और साहित्य के अंतर्गत अर्थ की दृष्टि से भाषा में विचार विमर्श किया जाता है। तो साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों ही परस्पर पूरक हैं, ये कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से दो विद्वानों का मैंने आपको बताया कि वासुदेव शरण अग्रवाल और भोलानाथ तिवारी, तो इन्होंने किस प्रकार से भाषा विज्ञान पर अध्ययन किया है। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धति। तो अध्ययन की पद्धति क्या है? अध्ययन की पद्धति 4 प्रकार की यहाँ पर बताई गई है। तो पहला क्या है अध्ययन की पद्धति में हम देखते हैं कि वर्णात्मक पद्धति, जिसको पहले व्याकरण भी कहा गया है, व्याकरण पद्धति भी हम कह सकते हैं। दूसरा है फिर यहाँ पर तुलनात्मक पद्धति, तो चौथा अपना आता है यहाँ पर तुलनात्मक क्या आ जाता है, प्रयोगात्मक और फिर ऐतिहासिक। और इसमें आ जाता है हमारा ऐतिहासिक। ये 4 प्रकार की जो हमारी पद्धतियां हैं इसका प्रयोग करके हम भाषा वैज्ञानिक अध्ययन हम करते हैं। तो पहला आपको बता रही थी वर्णात्मक अध्ययन पद्धति क्या होता है। तो उसको हम व्याकरण भी कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत हम देखते हैं तो व्याकरणात्मक पद्धति एक लोकप्रिय, जिसका प्राचीन नाम है, हमने आपको बताया कि व्याकरण के नाम से हम उसे जानते थे। तो इस पद्धति के अंतर्गत किसी विशेष गुण की या किसी एक भाषा की वैज्ञानिक हम विवेचन या उसके समस्त पक्षों की हम वर्णात्मक समीक्षा करके उसकी ध्वनि, वाक्य, संस्कृत आदि के समस्त रूपों का हम समग्र अध्ययन किया जा सकता है। तो इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि पाणिनि हो गया, पतंजलि, वररुचि हो गया, ये सब सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं। तो इनकी जो व्याकरण जो अनूठी लिखी गई है, जिसमें हमें संस्कृत व्याकरण के साथ उसी प्रणाली का अध्ययन करके हम वैज्ञानिक ढंग से हम उसका मतलब तत्परता और तालीमता के साथ किया गया है। इस पर हम देखते हैं कि आजकल भाषा विज्ञान के क्षेत्र में वर्णात्मक पद्धति को लोकप्रिय दृष्टिगत भी होती हुई, उसका मुख्य कारण उसमें एक निजी वैशिष्ट्य भी हो सकता है, अन्य पद्धतियाँ जिसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी एक सीमा या काल तक हो सकती है और उसकी उपयोगिता आज कम नहीं हुई है। ध्वनि, शब्द, वाक्य हो गया, तो कह सकते हैं कि जहाँ भाषा का शरीर है तो वहाँ उसका अर्थ उसकी आत्मा के रूप में माना गया है कि भाषा शरीर है और अर्थ उसकी आत्मा है। तो आत्मरहित शरीर जिस प्रकार से अपूर्ण एवं एक स्व के रूप में माना जाता है, उसी प्रकार से अर्थ के बिना भाषा भी क्या बोलते हैं, निष्प्राण के रूप में माना जाता है। तो भाषा की उपयोगिता आज भी उतना ही महत्व रखती है क्योंकि भाषा ही प्राण के रूप में माना गया है। तो अर्थ ही भाषा का एक ऐसा तत्व है जो कि एक सुविकसित मानव समाज की भाषा को पुनः पशु पक्षी या भाषा से भिन्न करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णात्मक पद्धति के अंतर्गत अर्थ तत्व का भी बहुत पूर्ण अध्ययन हम कर सकते हैं, जिससे वह भाषा का समग्र रूप से प्रस्तुत करके हमें समर्थन हो सकता है।
फिर नेक्स्ट आता है, हम देखते हैं कि इसमें ऐतिहासिक पद्धति क्या होती है। ऐतिहासिक पद्धति जैसे मैंने बताया, ऐतिहासिक पद्धति किसे कहेंगे, तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में किसी भाषा के काल विशेष के स्वरूप के अध्ययन की अपेक्षित होता है, किंतु इसके विपरीत हम देखते हैं कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान पद्धति के किस प्रकार से एक ही भाषा के विभिन्न कालों और सोपानिक स्वरूप को एक सापेक्षित अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान में हम ऐतिहासिक पद्धति वह है जिसमें एक ही भाषा और विभिन्न भाषाओं के पद हो गए, शब्द, ध्वनि, रूप का हम उद्भव एवं विकास के काल का हम क्रमानुसार अध्ययन हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस अध्ययन पद्धति में यह पता चलता है कि किस भाव से हम प्राचीन स्वरूप का परित्याग करके हम नूतन और क्लेवर धारण किया जा सकता है, और किस प्रकार से विभिन्न विकास के सोपानों को पार कर सकती है और आज वर्तमान को वह क्या प्राप्त हुई है। इस तथ्यों को हम तलाश करने के लिए हम ऐतिहासिक भाषा विज्ञान को हम उसका प्रयोग हम करते हैं, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। फिर बताइए, जैसे मैं वही आपको कि ऐतिहासिक का महत्व क्यों उपयोगी है, तो पुराने जितने इतिहास है उस समय जो भाषा ध्वनि का प्रयोग होता था उसका हम अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए उपयोगी। फिर आता है तुलनात्मक पद्धति क्या होती है। तुलनात्मक पद्धति भाषा विज्ञान का वह अध्ययन अंश है जिसमें ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धतियों का भी अंतर्भाव हो सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत दो या दो से अधिक भाषाओं की ध्वनि, पदों, शब्दों, वाक्यों, अर्थों आदि का भाषा अवयव की परंपरा पर तुलना करते हुए हम अध्ययन प्रस्तुत किया करते हैं। ऐसे ही भाषा विज्ञान में हम तुलनात्मक पद्धति कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्वाभाविक सी बात है, तुलना करना है तो हमें दो या उससे अनेक भाषाओं का प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी हम किसी से तुलना कर सकते हैं। तो वर्तमान अध्याय के उपक्रम में हम तुलनात्मक शब्द का औचित्यहीन हो गया है, क्योंकि भाषा विज्ञान की स्थिति तुलना के बिना आज संभव है या सही है कि भाषा विज्ञान का उद्भव तुलनात्मक पद्धति के आधार पर ही हुआ था। जब परस्पर आदान प्रदान की सुविधा हो जाने पर भी भाषा और भाषा वैज्ञानिकों की बोल सकते हैं भाषा वैज्ञानिकों की परस्पर संपर्क से वैज्ञानिक कि हम देखते हैं कि भाषा में किस प्रकार से अध्ययन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन के लिए हमें दो भाषाओं का प्रयोग होना पड़ता है, उसके साथ ही अनेक हमें दो भाषाओं का प्रयोग करके हम उसमें अर्थ परिवर्तन अध्ययन करके दोनों भाषाओं की प्रकृति या भाषाई संस्कृति के केंद्र में हम रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एक प्रयोगात्मक पद्धति क्या होता है। तो प्रयोगात्मक पद्धति के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर हम सैद्धांतिक पद्धति से पृथक व्यवहारिक अध्ययन या अनुशीलन है, जो एक और भाषा को प्रयोजन मूलकता से जोड़ती है और दूसरी ओर वो क्षेत्रीय जो बोली भाषा होती है उसके स्वरूप से संबंधित करके लोक के विभिन्न सत्य को भी वह संजोती है। तो व्यवहारिक जगत तो दूसरी ओर क्षेत्रीय बोली भाषा स्वरूप से संबंधित करके लोक के जो विकरणीय सत्य को वह संजोती है। व्यवहारिक जगत से जोड़कर हमें प्रयोग के पक्षधार को भी प्रमाणित कर भाषा विज्ञान अनेक कुछ विद्वानें हैं जो कि प्रयोगात्मक पद्धति से भाषा विज्ञान की शाखा ना मानकर उसी प्रक्रिया उसकी सहायता से आज हम भाषा विज्ञान के क्षेत्र को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से नई बोल सकते हैं कि पद्धति जैसे बोली होगी, भाषा होगी, साहित्यिक भाषाओं के संबंध को वह जोड़ती है या क्षेत्रीय बोली में शोध करके परामर्श देती है। इस प्रकार से देखते हैं कि हम विज्ञान हो गया, कानून हो गया, शिल्प कला, विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रकार की जो पारिभाषिक शब्दावली इस पद्धति से तैयार की जाती है। अनेक कवियों और लेखकों का वैज्ञानिक अध्ययन से इस पद्धति के अंतर्गत हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रयोग करते हैं तभी वह पारिभाषिक शब्दावली को भी आज नए नाम आ जा रहे हैं, नई वो से पारिभाषिक शब्दावली को प्रयोग कर रहे हैं। तो यह सब प्रयोगात्मक पद्धति के अंतर्गत ही आता है। तो ये जो 4 प्रकार की पद्धतियाँ बताई, तो इस प्रकार से हम भाषा वैज्ञानिक अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट मैं कल आपको भाषा विज्ञान के अंग के बारे में बताऊँगी। नमस्कार।